जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा शुष्क प्रदेश, मरुस्थल और घास भूमियाँ, ड्राई एरिया, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का नाम है। इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है, तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, देख लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वह स्थान जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है उसे हम मरुस्थल के रूप में परिभाषित करते हैं। तो मरुस्थल किसे कहा जाता है? वह स्थान जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा डेजर्ट। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा डेजर्ट। और भारत का थार। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल? थार मरुस्थल, भारत। देखिए अंतर क्या है, सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा तो आपने बताया सहारा। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल मतलब जो थार डेजर्ट है इंडिया का, वहाँ पे जनसंख्या रहती है, वहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे जनसंख्या नील के बराबर है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, आगे है आपका टकला मकान मरुस्थल। टकला मकान मरुस्थल, टकला मकान डेजर्ट किस देश में अवस्थित है? तो ये आपका सिकियांग प्रांत चीन में है। तो टकला मकान मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो सिकियांग प्रांत चीन में। गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट आपका किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया। मंगोलिया में आपका गोबी डेजर्ट स्थित है। सेरियर मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका मिस्र इजिप्ट में। सेरियर मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका मिस्र इजिप्ट में। रेग मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो रेग मरुस्थल आपका अल्जीरिया में स्थित है। कहाँ पे? अल्जीरिया में रेग मरुस्थल। और सेरियर मरुस्थल इजिप्ट में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह है आपका थार मरुस्थल। थार डेजर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनकी अवस्थिति कहाँ पे है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला नाम है आपका सहारा मरुस्थल। ये आपका लीबिया तथा न्यूबियन मरुस्थल, ठीक है, जो अलग नाम से इसकी अगर पूछा जाए कि यह है कहाँ पे, तो ये आपका उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, सिम्पसन, गिब्सन, स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया एंड ग्रैंड सैंडी नामक जो आपका मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में है। नाफूद, हमद, रब अल खाली ये आपका सऊदी अरब में मरुस्थल हैं। कालाहारी मरुस्थल ये आपका बोत्सवाना अफ्रीका में। सोनोरन ये जो मरुस्थल है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में। नामीब ये आपका नीबिया में। काराकोरम ये आपका तुर्कमेनिस्तान में है। थार मरुस्थल आपका उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी पाकिस्तान में है। सोमाली मरुस्थल सोमाली मरुभूमि की बात करें तो आपका सोमालिया में है। अटकामा मरुस्थल चिली में है। कारगिल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है। दस्त ए लुफ्त जो डेजर्ट है ये आपका पूर्वी ईरान में है। दस्त ए कबीर की बात करें ये मरुस्थल आपका दक्षिणी ईरान में है। मोजेव या मोहावे मरुस्थल की बात करें, सियारा नेवादा मरुस्थल की बात करें तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सेंचुरा मरुस्थल आपका पेरू में है। और पैटगोनिया मरुस्थल आपका अर्जेंटीना में है। तो यहाँ पर विश्व के जो प्रमुख मरुस्थल हैं और उनकी
नाम और उनकी जो अवस्थिति है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। विश्व का सबसे अधिक जो शुष्क क्षेत्र है वह है अटकामा। सॉरी, पृथ्वी का ड्यू टू कोल्ड थोड़ा सा। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? अटकामा है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ पे अवस्थित है? सोनोरन मरुस्थल ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में अवस्थित है। पैटगोनिया मरुस्थल की अगर हम बात करें तो पैटगोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है? तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है, टेम्परेट डेजर्ट। नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? तो नागफनी आपका मरुस्थलीय बायोम की प्रमुख वनस्पति है। घास भूमियाँ जिसे ग्रासलैंड कहते हैं उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि वनों का विकास हो सके और ना ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो सके। तो घास भूमि पता चल गया, मतलब जहाँ पे ज़्यादा वर्षा भी नहीं होगी। अगर अधिक वर्षा होगी तो जंगल हो जाएंगे, वन हो जाएंगे, और कम वर्षा होगी तो मरुस्थल हो जाएगा। तो वैसा क्षेत्र आपका घास भूमि कहलाता है। विश्व के कुछ प्रमुख घास के मैदानों की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, मैं बता रहा हूँ। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान की बात करते हैं और इसकी अवस्थिति की बात करेंगे। सबसे पहला है स्टेपीज। याद कर लीजिएगा, मैं लिख के देता हूँ, 100% क्वेश्चन आएगा। स्टेपीज मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में है। स्टेपीज जो है आपका वो मध्य एशिया पूर्वी यूरोप में। वेल्ड की बात करें तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। पुस्ताज की बात करें तो हंगरी में है, पुस्ताज हंगरी में। पंपास ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे, पंपास ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। फिर से रिवाइज कीजिए, आपका स्टेपीज मध्य एशिया एंड पूर्वी यूरोप, वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका, पुस्ताज आपका हंगरी और पंपास आपका ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे में। ठीक है। कैंटरबरी की बात करें, कैंटरबरी की, तो ये आपका न्यूजीलैंड में है। कैंटरबरी की बात करें, कैंटरबरी तो ये आपका न्यूजीलैंड में है। फेरी की बात करें तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। और डाउन्स की बात करें, ये आया था मेरे एग्जाम में, डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, आपका प्रेरी उत्तरी अमेरिका में और कैंटरबरी आपका न्यूजीलैंड में। अभी आपने जो पढ़े थे ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान था। अभी आप जो पढ़ेंगे ये उष्ण कटिबंधीय घास मैदान के बारे में पढ़ने वाले हैं। उष्ण कटिबंधीय घास मैदान, पहला है लानोस, ये आपका वेनेजुला में है। कंपोज की बात करें तो ये आपका ब्राज़ील में है। सवाना की बात करें तो ये आपका अफ्रीका में है। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? अफ्रीका में। सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में है। दक्षिणी अमेरिका का वृक्ष रहित घास, दक्षिणी अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के जो वृक्ष रहित घास है उसे हम पंपास कहते हैं। सवाना बायोम की जलवायु अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय है। तो जो सवाना बायोम की जो जलवायु है वह कैसी है? अर्धशुष्क
और उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो मरुस्थल, स्थलखंड, मरुस्थल, स्थलखंड, शुष्क और अर्धशुष्क भाग होते हैं। मरुस्थल, स्थलखंड के शुष्क और अर्धशुष्क भाग होते हैं जो मुख्यतः उष्ण तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लियर? मरुस्थल, स्थलखंड के शुष्क या अर्धशुष्क भाग होते हैं जो मुख्यतः उष्ण या फिर उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज का टॉपिक था हमारा ड्राई एरिया, सूखा क्षेत्र, दूसरा मरुस्थल, डेजर्ट, और तीसरा घास भूमियाँ जिसे हम ग्रासलैंड कहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका धीरे धीरे कंप्लीट होने के कगार पे है। ये कंप्लीट होने के बाद आपका जो एनसीईआरटी सार संग्रह बुक है ये पूरी तरीके से डी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।